previously we study about that what is exogenetic, what is endogenetic forces, what is diastrophism, what is geomorphic process. First we recollect all that, and then after we will continue the next topic. Okay, that is the exogenetic forces. Okay, so number one is that what do you mean by geomorphic process? A very simple question. geomorphic pro- as we know that earth crust is not is dynamic, बहुत change रहता है ना, बहुत ज़्यादा बहुत variations रहते हैं, बहुत ज़्यादा changes रहते हैं, and that crust is not continuous or not uniform in nature. Okay, जो crust है वो uniform नहीं है, कहीं mountains मिलेंगे, कहीं plains मिलेंगे, कहीं plateaus मिलेंगे. तो ये जो differences है वो किसके कारण होते हैं, है ना? ये जो डिफरेंसेस है वो दो फोर्सेस के कारण होते हैं, जैसे हम कहते हैं एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्सेस, या जैसे आप इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स भी कह सकते हो respectively. Okay, so this force leads a very formation of lands. Now what happened that these forces create different landforms, and this landforms and how this landforms form is the basic एसेंस ऑफ दिस चैप्टर, कि लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन कैसे होता है, या लैंडफॉर्म्स को आप इक्वालिटी या इक्वल कैसे करते हो, या लेवल अप कैसे करते हो, है ना? हमने डिग्रेडेशन ग्रेडेशन के बारे में पढ़ा था. ग्रेडेशन इज द वे इन विच यू लेवल अप द लैंड, एंड इट इज ऑफ टू टाइप, डिग्रेडेशन एंड अग्रेडेशन. डिग्रेडेशन का मतलब जब आप लैंडफॉर्म्स को क्लियर ऑफ करते हो, और अग्रेडेशन का मतलब जब क्लाइमेटिक एक्टिविटीज लैंडफॉर्म्स क्या, या अगर मैं बात करूँ जो डिप्रेशन रहते हैं उसको फिल करता है ना. यू आर गेटिंग दिस. ये भी जियोमॉर्फिक प्रोसेस में हमने देखा था कि जितने भी फिजिकल स्ट्रेसेस होते हैं, जितना भी एक्टिविटीज एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्सेस प्रेशराइज करती है जितना अर्थ को, उसी को क्या कहा जाता है? जियोमॉर्फिक प्रोसेस. जियोमॉर्फिक प्रोसेस में कुछ एजेंट्स होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ एंडोजेनेटिक फोर्सेस के, नो एजेंट्स इज देयर, द मैग्मा, लावा एंड ऑल दैट. बट ऑन द अदर हैंड, if I am talking about exogenetic forces, there are lots of things like ice, water and air. These are the agents. Okay, नाउ कम टू द मेन पॉइंट. बेटा आप इसको पॉज करके ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अभी तक क्लास 11th के एक भी नोट्स नहीं आए हैं. ये याद रखिएगा. बिफोर लीविंग दिस आई विल डेफिनेटली मेक श्योर आई गिव अ वेरी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन टू रीना मैम और द डिपार्टमेंट ऑफ और द एजुकेशन डिपार्टमेंट और द एकेडमिक सेक्शन ऑफ आवर स्कूल, सो यू डिडंट गेट एनी मार्क्स एट ऑल. सो ये क्लियर रखो कि आप लोग अपने नोट्स मुझे प्रॉपरली भेजिए कल ऑन टाइम, ठीक है? अगर हो सके तो आप कल या तो आज के आज मुझे अपने नोट्स प्रॉपरली भेजेंगे शाम तक, ठीक है? नाउ अर्थ मूवमेंट्स, ये विच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तक हमने कितना देख लिया है? एंडोजेनेटिक फोर्सेस विच एक्सर्ट्स फ्रॉम विद इन द अर्थ, एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड इट्स exogenetic forces exerts outside the earth. Certain forces responsible for endogenetic movements like earthquake, volcano and landslides. Now diastrophism we also done that. What is diastrophism? Diastrophism is a process in which landforms are created. All the process in which landforms are created is known as diastrophism. Now in diastrophism earthquake is also there, so don't worry, earthquake create a landforms also. Okay, now what happened? Erosional and depositional. Okay, the exogenetic forces causes erosional and depositions. अब erosion या तो वो रन अवे, या तो वो क्या करेगा? एक्सट्रैक्ट करेगा किसी मटेरियल को. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, कि मैंने आपको पिछली बार बहुत लंबी कहानी सुनाई थी दैट द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में क्या होता है, माउंटेन्स को विंड्स या वाटर या सनलाइट या वॉट एवर द एजेंट इज, क्या करा जाता है? इरोड किया जाता है. इरोजन होता है. इरोजन का मतलब द चेंजेस इन द क्वालिटी और द डिस्ट्रक्शन ऑफ सम स्पेसिफिक थिंग. So the erosion leads to that. Exogenetic forces में या तो erosion होगा, either it will be erosion or either it would be depositions. Deposition leads to what? The formation of landforms like this. If there is a depression, then this extraction will come here, and this landform and this depression get filled, and the landform created, which is known as plane. Okay, so in exogenetic forces, the planes or the landforms is created and destruct as well. So this is what, and there are several agents like river, wind, sea waves and glaciers. Okay, now you getting this? Endogenetic forces, I have made myself very clear. Do you get it or not? Okay, so आपको ये एक बार ही देखना पड़ेगा, ठीक है? आप प्रीवियस वीडियोस भी देखिएगा. एंडोजेनेटिक प्रोसेस में हम आते हैं, जो हमने देख चुका था, जो अर्थ के अंदर से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है. अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ. देखो क्या होता है, अर्थ आपकी 3 लेयर्स में है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, है ना? एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ नॉट रिटन इन योर बुक, और मे बी लिखा हुआ होगा बट आपने ध्यान नहीं दिया, दैट कोर हैज 2 लेयर्स, inner core and outer core. The inner core is in solid form, whereas the outer core is in liquid form. Okay, so what happens when the energy
or the force radiating from the inner core, that is the solid form, passes from the outer core, that is in liquid form, the energy got reduced until upper part of the crust it got just silent, it वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से रुक जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस रहती है वो अर्थ के कोर से ओरिजिनेट नहीं होती। मेरा कहने का यहाँ मतलब ये है कि जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस रहती है वो कोर से ओरिजिनेट होती तो है, बट कहीं ना कहीं क्या होता है, कई सारी ऐसी फोर्सेस जो रहती है वो कहाँ खत्म हो जाती है, कहाँ, इन द लिक्विड लेयर ऑफ द कोर। ओके, क्योंकि कोर से, या अगर मैं बात करूँ लिक्विड स्टेट से, आपने देखा होगा एनर्जी हमें ज़्यादा लिक्विड स्टेट में ही लगती है। लिक्विड स्टेट में कोई भी फोर्स जो रहती है वो बहुत धीमी या बहुत लो हो जाती है, जिसके चलते क्या होगा, जहाँ आपकी सॉलिड में एनर्जी जो होगी वो इस तरह से निकलेगी, वहीं अगर मैं बात करूँ लिक्विड स्टेट में तो आपकी एनर्जी इस तरह की हो जाती है ना, इस तरह की। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि अर्थक्वेक, हम बोल सकते हैं कि अर्थक्वेक तो ऐसे हर बार आना चाहिए, क्यों नहीं, अर्थ में तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं। सो आंसर इज दैट कि कई बार कोर के अंदर से ओरिजिनेशन होता है, हर बार ही होता है वैसे। और अगर यहाँ तक आके कोर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हुई, बहुत ज़्यादा वेवलेंथ की बहुत ज़्यादा हुई, तो क्या होता है, यहाँ से आकर क्रस्ट पे हिट करा या अपर कोर पर हिट करा, जैसे ही अपर कोर पे हिट करता है, क्रस्ट अपने आप की मूवमेंट्स करने लगता है। जैसा कि हम जानते हैं क्रस्ट में इस तरह की लेयर्स है, क्रस्ट में मूवमेंट होती है तो यहाँ से अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं और लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं। इतना तो मैंने आपको बता दिया था और थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया आज इसमें। डायस्ट्रॉफिस में देख लिया था, ऑरिजेनिक, एपी ऑरिजेनिक, अर्थक्वेक एंड ऑल दैट। ठीक है, आई एम जस्ट रिकलेक्टिंग ऑल दैट। वोल्केनिज्म में देख लिया था, 15 मेजर 7 माइनर प्लेट्स हमने देख लिया था, व्हाट इज प्लेट ये भी देख लिया था। खाने वाली प्लेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिनर प्लेट और ऑल, और क्रॉकरीज की बात नहीं चल रही है यहाँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द लैंडफॉर्म्स विच इज ऑल्सो नोन एज प्लेट्स। ओके, ये भी हमने देखा था बहुत डिटेल में, है ना। अब हम आते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में। आज वी नो, अगर आप चाहो, इट्स नॉट अ बिग डील, अगर आप चाहो तो यहाँ एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के बदले एक्सोजेनेटिक फोर्स भी लिख सकते हैं, आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, एज पर माई कंसिडरेशन। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में क्या होता है, दैट द अर्थ या एनर्जी जो रहती है, ठीक है, वो अर्थ के आउटर लेयर से आती है। अर्थ के आउटर लेयर से जो फोर्सेस आती है उसे हम कहते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। और इसमें सनलाइट इज़ अ वेरी बेसिक सोर्स, क्योंकि सन के कारण ही बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ जिस लैंडफॉर्म में या जिस एरिया में सन की रेस थ्रू आउट ईयर कंटिन्यूसली पैरेलल रहती है, आपने फिजिकल ज्योग्राफी में देखा होगा दैट लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना। लैटिट्यूड्स, दीज आर दी लैटिट्यूड्स। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, दैट्स 22.5 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टू 22.5 डिग्री साउथ कि जो कैंसर रीजन्स है, और सॉरी ट्रॉपिक रीजन्स है, द सनलाइट इज थ्रू आउट द ईयर बहुत स्ट्रेट रहती है, जिसके कारण यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो क्या होता है, यहाँ रेनफॉल भी उतना ही होता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द आउटकम इज दैट कि जो वाटर है एज अ सोर्स ऑफ वॉट, एक्सोजेनेटिक फोर्स। और या अगर मैं बात करूँ एजेंट है तो ये डिग्रेड भी करता है, और कई बार ऐसा भी होता है वो वाटर डिपॉजिट भी करता है चीज़ों को, है ना। या एयर बहुत चलती है, तो ऑल दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दिस। ओके, नाउ ग्रेविटेशनल फोर्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, अगर मैं बात करूँ एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में। आपको ये पता होगा व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ऊपर से कुछ भी गिरे वो ज़मीन में ही आके गिरेगा, है ना। ऐसा नहीं कि वो उल्टा जाके गिरेगा, है ना। आप ज़मीन में फेंको, ज़मीन से बॉल ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो वापस नीचे ही आएगी, है ना। अब इसमें क्या है इसका रीज़न, ये आप भी जानते हो दैट क्योंकि हम ऊपर फेंक रहे हैं इसलिए वो नीचे आएगी। द आंसर इज नो। अगर हम लॉजिकली लगाए या साइंटिफिकली देखें तो अर्थ में एक ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन के कारण क्या होता है, आप कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे ऊपर फेंकोगे तो वो वापस नीचे आएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। अगर मैं बात करूँ वी एज अ ह्यूमन बीइंग, हम भी, अगर मैं बात करूँ तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है, तो तुम्हें तो गिरना चाहिए, है ना, या मुझे गिर जाना चाहिए। अगर मैं एज अ साउदर्न पार्ट में या मैं अर्थ के लोअर लेयर में पार्ट में खड़ा हूँ तो मैं तो गिर भी सकता हूँ, है ना। बट ऐसा होता नहीं है ना। क्यों नहीं होता, क्योंकि अर्थ में ग्रेविटेशन है और वो हमें होल्ड करके रखती है। गेटिंग माई पॉइंट। इसलिए कई बार मेटेरॉइड्स वगैरह हमारी पृथ्वी से आके टकरा जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ व्हाट हैपन दैट देयर आर द ग्रेविटी, ये इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके कारण क्या होता है, जो भी ऊपर से डिग्रेडेशन होता है वो नीचे की तरफ आता है जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ व्हाट हैपन दैट जितनी भी फोर्स अर्थ पर अप्लाइड होती है, जितनी भी फोर्स अर्थ के किसी एक रीजन पर अप्लाइड होती है उसे हम क्या कहते हैं,
स्ट्रेस, ठीक, क्या कहते हैं हम उसे, स्ट्रेस। स्ट्रेस जो रहता है, स्ट्रेस के कारण, स्ट्रेस जो रहता है वो क्या करता है, स्ट्रेस कैसे क्रिएट होता है, या तो आप लैंडफॉर्म को पुल करो, सॉरी आप या तो लैंडफॉर्म को पुश करो, है ना, पुश करो मतलब कि इस तरह का, या तो आप पुल करो, ठीक है। पुल इन द सेंस आपका ऐसा कुछ होगा, और पुश करोगे तो आपका इस तरह का कुछ होगा, ठीक है, डिप्रेशन आएंगे। तो क्या होता है, इस तरह के जो स्ट्रेस रहते हैं, इट्स कॉज आप पुलिंग एंड पुशिंग ऑन द अर्थ सरफेस, और ये पुलिंग और पुशिंग के कारण क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन मतलब कि लैंडफॉर्म्स टूटते हैं, ब्रेक रॉक्स जो रहती है वो टूट जाती है स्ट्रेस के कारण। डिस्प्लेसमेंट एंड स्लीपेज ऑफ क्रस्ट, मतलब कि इस तरह से जो क्रस्ट है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फोर्स और द स्ट्रेस, क्या होता है, ये जो प्लेट्स है वो क्या होती है, या तो यहाँ से यहाँ, या तो यहाँ से यहाँ, या इधर से कोई फोर्स आ रहा है तो प्लेट आपस में टकराती है, या क्या होती है, एक दूसरे से डाइवर्ट हो जाती है। गेटिंग माई पॉइंट। तो ऐसा कुछ होता है। अब होता क्या है, इनके कई सारे रीजंस है। अब ये जो स्ट्रेस है ना, ये स्ट्रेस प्रोड्यूस कैसे होता है उसके बारे में हम देखेंगे। देखो, जो स्ट्रेस है अर्थ में वो कई सारे रीजन से प्रोड्यूस होता है। नंबर 1, मास वास्टिंग, है ना, मास वास्टिंग, इट्स नॉट वेस्टिंग, इट्स मास वास्टिंग, वेदरिंग, इरोजन ऑन द अर्थ सरफेस एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस। ओके, इज अ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस। इसके कारण जो है वो क्या होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है। फिर से एक बार बताता हूँ, अर्थ में कुछ मूवमेंट्स होती है जिसके कारण स्ट्रेस क्रिएट होता है। स्ट्रेस के कारण स्ट्रेस जो रहता है या सॉलिड बॉडी में प्रोड्यूस होता है, और वो क्या करता है, या तो पुश करता है या तो पुल करता है। स्ट्रेस, अगर मैं बात करूं, आपको मैं जबरदस्ती या फोर्सफुली आपको मैं खींच रहा हूं अपनी तरफ, तो मैं क्या कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं। अगर मैं आपको जबरदस्ती या बेवजह आपको अपनी अपनी तरफ से धक्का दे रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको पुश कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक स्ट्रेस आएगा, है ना। या मैं समझ लो बहुत क्राउडी या बहुत क्राउडी रीजन है, और वहाँ में क्राउडी रीजन में दशहरा का ही एग्जांपल ले लो, वैसे इस साल तो होगा नहीं। अगर मैं बात करूँ तो क्या, अगर मैं समझ लो दशहरा में तुम्हें भीड़ की तरफ धक्का दे रहा हूँ, तो वो क्या होगा तुम्हारे लिए, पुश। और तुम एक तरह से देखा जाए तो तुम थोड़े से स्ट्रेस में आ जाओगे कि मैं कहाँ एक इतनी भीड़ में घुस गया। या अगर मैं बात करूँ, मैं तुमको धक्के से खींच लेता हूँ, तो तुम चौंक जाओगे, मुझे किसने खींच लिया, भले ही तुम्हें पता नहीं होता, है ना। तो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं स्ट्रेस ओरिजिनेट हो रहा है। वैसे ही अर्थ में जो है स्ट्रेस ओरिजिनेट होता है, जिसके कारण या तो अर्थ में डिफॉर्मेशन होता है, मतलब लैंडफॉर्म्स टूटते हैं, आड़े टेढ़े हो जाते हैं, या तो रॉक्स टूट जाती है, या तो क्या, जो प्लेट्स है, या अगर मैं बात करूँ बाउंड्रीज है, वो यहाँ वहाँ मूव करने लगती है इनर या आउटर लेयर से। अब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में जो रीजंस है ना, किस कारण जो है क्या बोलते हैं स्ट्रेस क्रिएट होता है एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में, उसका रीजन है मास वास्टिंग, वेदरिंग, इरोजन। ठीक है, क्लियर हो रहा है। देखो, मास वास्टिंग को हम क्लियरली देख सकते हैं डिग्रेडेशन से, है ना। मास वास्टिंग का मतलब है, जब आपके मास वास्टिंग का मतलब होता है कि मास दैट इज, अगर ये माउंटेन है, माउंटेन का जो पूरा का पूरा ये लेयर है इज अ मास, है ना, इज अ मास, इज अ बॉडी पार्ट। और अगर मैं बात करूँ इसका डिग्रेडेशन हो रहा है, इसे कहा जाएगा क्या, मास वास्टिंग। गेटिंग माई पॉइंट। वेदरिंग जो है बेटा मौसम से रिलेटेड नहीं है, क्या होता है, रॉक्स का डिफॉर्मेशन या रॉक्स का टूटना, है ना। वेदरिंग का मतलब होता है रॉक का रखे रखे, एक जगह रखे रखे अलग अलग फॉर्मेशन में जाना। समझ लो, अगर मैं बात करता हूँ, इफ आई एम टॉकिंग की जो रॉक है ना, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ कि रॉक है जो पहले इनिशियली ऐसी थी, बाद में हुआ ये रॉक इतनी हो गई, फिर बाद में रॉक ऐसी हो गई, दिख ही नहीं रही है। तो इस उसी जगह पर रखे रखे या उसी जगह में एग्जिस्ट, उसी जगह में प्रेजेंट होने के बावजूद जब रॉक में चेंजेस आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वेदरिंग। रॉक में फिजिकल और केमिकल चेंजेस आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वेदरिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अर्थ सरफेस इज, हाँ ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज इरोजन। डू यू नो व्हाट इरोजन, तो आप सभी जानते हैं दैट द increasing of the bad quality in any specific thing, or the eradication of thing from good quality from good materials is known as erosion, है ना। अब हम एक बात देखते हैं कि जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है, इसके कई एक जगह से दूसरी जगह वेरी करता है। इसके कई सारे रीजंस है, जैसे अगर मैंने बात किया था कि जो क्लाइमेटिक रीजंस होते हैं ना, अगर मैंने जैसे आपको इनिशियली बोला था, जो क्लाइमेटिक रीजन्स रहते हैं या वैसे एरियाज जहाँ थ्रू आउट ईयर जो है रेनफॉल होता है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सोजेनेटिक प्रोसेस दिखेगी। वेरस अगर मैं बात करूँ जहाँ क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ थोड़ी कम होती है, वहाँ एक्सोजेनेटिक प्रोसेस आपको बहुत लो दिखेगी, है ना। क्योंकि एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के लिए आपको नेचुरल एक्टिविटीज़ का होना है ना, जैसे अगर मैं बात करूँ क्लाइमेट चेंज होना, या रेनफॉल होना, या सनलाइट में इंक्रीमेंट होना, या अगर मैं बात करूँ एट द सेम टाइम
बहुत सारे है ना, सनलाइट के अलावा अगर मैं बात करता हूँ आपका क्लाउडी रीजन होना या रेन, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ स्टॉर्म वगैरह आना या अर्थक्वेक आना, अर्थक्वेक इज एंडोजेनेटिक सॉरी, अगर स्टॉर्म वगैरह आना, तो ये सब क्या है, ये सब पॉसिबल होगा जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। और ये क्लाइमेटिक चेंजेस वेरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन की अगर मैं बात करूँ, टेम्परेचर इज व्हाट, टेम्परेचर जहाँ बढ़ेगा वहाँ क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन आपका होगा ही होगा। क्यों होता है, क्योंकि क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन के बाद रेनफॉल होता ही होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन मतलब कि आपका ज़्यादा तापमान मौसम का है ना, एंड द रेनफॉल is a major element which control the exogenetic process. Okay, now what happen in exogenetic process, हम एक टर्म सुनते हैं डेन्यूडेशन। जितनी भी प्रोसेसेस है, जो भी होता है एक्सोजेनेटिक फोर्स में, ठीक है, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या आता है, डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन क्या होता है, डेन्यूडेशन का मतलब होता है कि जब हम क्या करें, डेन्यूडेशन के अंदर ही आप क्या पढ़ते हो, मास वास्टिंग, वेदरिंग, इरोजन। तो डेन्यूडेशन का मतलब क्या होता है, डेन्यूडेशन का मतलब होता है जब आप लैंडफॉर्म्स में कुछ चेंजेस करो, है ना, जिस क्या होता है जब आप क्या करते हो, इराडिकेट करते हो मटेरियल्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वस्तुओं में चेंजेस क्रिएट करते हो, अर्थ के एग्जिस्टेंस में चेंजेस क्रिएट करते हो, उसे हम कहते हैं डेन्यूडेशन। अब कहीं ना कहीं आप इस बात से रिलेट कर पाओगे कि डेन्यूडेशन को हम तीन तरह से बता सकते हैं। डेन्यूडेशन के अंदर तीन प्रोसेस आती है, नंबर 1 मास वास्टिंग, नंबर 2 वेदरिंग, नंबर 3 इरोजन। इसी डेन्यूडेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब फॉलिंग आदि, अब एक बारी ना आप लोग पहले ये देख लो तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, देन वी विल कंटिन्यू विद दिस। ओके, डेन्यूडेशनल प्रोसेस में क्या होता है, ये डेन्यूडेशनल प्रोसेस लिखा हुआ है, वेदरिंग, मास वास्टिंग एंड इरोजन। इसके डिराइविंग फोर्स होते हैं, अलग अलग डेन्यूडेशनल प्रोसेस के अलग अलग डिराइविंग फोर्स है। डिराइविंग फोर्स मतलब कि किसके कारण ये क्रिएट हो रहा है ना, जब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, मतलब कि वेदरिंग जो है, वेदरिंग इन द सेंस रॉक का डिफॉर्मेशन क्यों हो रहा है, रॉक जो है, अर्थ जो है अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के, जिसके कारण क्या होगा, रॉक का जो शेप होगा वो छोटा होता जाएगा। या तो स्ट्रेस होगा, है ना, या तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस होगा, तो या तो केमिकल एक्शंस, या अगर मैं बात करूँ मौसम में चेंजेस हो जाएंगे, तो अगर मैं एसिड रेन की बात करूँ वो होता है, या कई सालों तक प्रोसेस चलती जा रही है ऐसी कुछ, तो इसके कारण वेदरिंग होगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज मास वास्टिंग। बेटा रिलेट करते रहना, वेदरिंग आपका मौसम से रिलेटेड नहीं है, वेदरिंग इज रिलेटेड टू रॉक डिफॉर्मेशन, रॉक के टूटने से रिलेटेड है, ठीक है, इन सिटू सिचुएशन होती है। मास मूवमेंट का मतलब है ये ना, मास वास्टिंग, अल्टीमेटली इट्स मीन्स मास वास्टिंग। होता क्या है, मास वास्टिंग का मतलब है जब ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो एक बहुत सिंपल चीज समझना, इस तरह का कुछ लैंडफॉर्म आप देखते होगे, ये जब एक लैंडफॉर्म ऊपर की तरफ जाता है और एक लैंडफॉर्म नीचे की तरफ आ जाता है, इसके कारण क्या होता है, मास वास्टिंग, ठीक है, इराडिकेशन भी होता है और साथ ही साथ इस तरह की कुछ एक्टिविटीज होती है। अगर मैं बात करूँ, ये पूरा का पूरा एक ऐसा प्लाट्यू था, अब इस प्लाट्यू में हुआ ये कि इसमें थोड़ी से क्रैक्स आ गए, है ना। अब हुआ क्या कि जो प्लाट्यू है इसका ग्रेविटेशन के कारण, अर्थ के अट्रैक्शन के कारण, ये जो प्लाट्यू का ये वाला रीजन था वो नीचे की तरफ चला गया, और प्लाट्यू का ये वाला रीजन तो जहाँ वो ऊपर की तरफ हो गया, मतलब ये अपने आप ऊपर की तरफ हो गया। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको इस तरह से दिखाऊं, देखो अभी नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, बेटा मिनट, ओके, व्हाट हैपन दैट, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा था जैसे मैंने बताया, तो ये ऊपर रहेगा ही, बट जो नीचे की तरफ आया वो कहाँ आ जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह का लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, इसे क्या कहा जाता है, मास मूवमेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, ठीक है। अब आते हैं क्या, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन। इरोजन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल्स को इरोड करना, ट्रांसपोर्ट करना। इसमें काइनेटिक एनर्जी, विंड एनर्जी का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, कि एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट करने का काम काइनेटिक एनर्जी, विंड एनर्जी और वाटर ही कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ आपका सम हाउ एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का जो, या एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस का काम है वो खत्म होता है। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन कॉन्टैक्ट मी, एंड देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट सो ऑन टॉपिक्स। हम इसको अभी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को बहुत डिटेल में भी स्टडी करेंगे। ओके, सो टिल देन बाय बाय, एंड मेक श्योर दैट आप नोट्स बनाइए और मुझे व्हाट्सएप करिए, ठीक है। ओके।